Very good afternoon to all the participants of the webinar. We are continuing with the discussion on the case law that we were doing in the morning. And that is Tuticorin Alkali Chemicals versus Commissioner of Income Tax. तो आखिरी में हम लोग लास्ट में थे और इसमें ये कहा गया है कि एक थोड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जिसको कि देखना जरूरी है। पैरा नंबर 13 में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि द सेकेंड रीजन गिवन बाय द हाई कोर्ट वाज, दूसरा कारण जो हाई कोर्ट ने दिया था, मुंबई हाई कोर्ट ने, यहाँ पे मुंबई हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको डिस्कस किया जा रहा है और उसको डिस्टिंग्विश किया जा रहा है। पहले तो ये कहा गया कि मुंबई हाई कोर्ट ने जो रीजनिंग दी है वो सही नहीं है और ये पैरा 12 में कहा जा रहा है कि वो रीजनिंग जो दी गई है उसको फॉलो करना डिफिकल्ट है। अगर कोई व्यक्ति पैसा बोरो करता है बिजनेस पर्पस के लिए, लेकिन वो उसका इस्तेमाल इस रूप में करता है कि वो इंटरेस्ट कमाता है उस पैसे से बिजनेस में लगाने के बजाय, भले ही वो कुछ टाइम के लिए कर रहा हो, तो जो भी इंटरेस्ट वो जनरेट करता है वो उसकी इनकम होगी और ये जो इनकम है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एसएससी के द्वारा किसी भी तरह से, जैसे वो चाहे तो अपनी जो पुरानी लायबिलिटी थी इंटरेस्ट की उसको डिस्चार्ज कर सकता है अगर वो चाहे तो, और चाहे तो ना डिस्चार्ज करे लायबिलिटी और इस इंटरेस्ट का इस्तेमाल वो किसी और हेड ऑफ इनकम के स्रोत के लिए करे, कमाने के लिए, कोई भी और स्रोत की इनकम कमाने के लिए कर सकता है। क्योंकि उसने इसका इस्तेमाल लोन के इंटरेस्ट को रिपे करने के लिए किया है, उससे वो इनकम होना सीज नहीं हो जाती है। वो इंटरेस्ट जो है वो इनकम नहीं रह जाएगा क्योंकि उसने उसका इस्तेमाल किसी दूसरे लोन के इंटरेस्ट को देने के लिए कर दिया था, वो इनकम बना रहेगा। तो जो इंटरेस्ट वो कमाता है उसको कई और इस्तेमाल पर्पसेस में वो इस्तेमाल मिला सकता था, और अगर एसएससी ने घर परचेज किया लडस से और या फिर उसने कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया या सैलरी पे की अपने एम्प्लॉयज को उस पैसे से, तो क्या वो इंटरेस्ट अमाउंट जो है इनकम नहीं माना जाएगा? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला जो है डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल नहीं है। इनकम कहीं और अगर इस्तेमाल हो जाती है तो उससे पहले उसको टैक्स उस पर देना पड़ेगा, यानी उसका टाइटल डाइवर्ट नहीं हो जाता। एसएससी जो था वो पूरी तरह से लिबर्टी पे था कि वो उस इंटरेस्ट के साथ डील करता जैसे वो चाहे। द एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कुड नॉट अफेक्ट इट्स टैक्सेबिलिटी। किस तरह से इनकम का एप्लीकेशन किया जाता है, कहाँ पे वो इस्तेमाल होती है, या अगर उसका पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए उस इंटरेस्ट को, इनकम को इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे उसका टैक्सेबिलिटी पर कोई असर नहीं होगा। जो दूसरा कारण था जो हाई कोर्ट ने दिया था वो ये था कि जो मुंबई हाई कोर्ट ने दिया था
और वो ये था कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो एक जानी पहचानी अथॉरिटी है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मामले में। और ये तथ्य जो है इसको पहचाना गया है बाय दिस कोर्ट इन द केस ऑफ चल्लापल्ली शुगर्स ऑल्सो। इसलिए ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो व्यू है उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, ऐसा मुंबई हाई कोर्ट ने कहा। और इसलिए जो इंटरेस्ट पेड है वो इंटरेस्ट रिसीव के अगेंस्ट एडजस्ट कर देना चाहिए। अब इस पर पैरा 14 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही है कि ये जो कोर्ट है इसने अक्सर, इस कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंटिंग प्रैक्टिस को रेफर किया है ये पता लगाने के लिए फॉर एसरटेनमेंट कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है या उसके एसेट्स की वैल्यू क्या है। लेकिन जब प्रश्न ये आ जाता है कि वेदर अ रिसीट ऑफ मनी इज टैक्सेबल और नॉट, यदि प्राप्त पैसा टैक्सेबल है कि नहीं है, या कोई चंद डिडक्शन दिए जा सकते हैं कि नहीं दिए जा सकते हैं उस रिसीट में से, और वो लॉ में परमिसिबल है कि नहीं है, तो उस क्वेश्चन को डिसाइड किया जाएगा लॉ के प्रिंसिपल्स के द्वारा और ना कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस के द्वारा। इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड नॉट बाय द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैनॉट ओवरराइड सेक्शन 56। अकाउंटिंग में कैसी प्रैक्टिस चल रही है उससे सेक्शन 56 के प्रोविजंस ओवरराइड नहीं हो सकते। जैसा कि लॉर्ड रसल ने भी पॉइंट आउट किया था, इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि आईटी लॉ यानी इनकम टैक्स की जो लॉ है वो कदम साथ साथ लेके नहीं चलती है अकाउंटिंग प्रोफेशन के साथ साथ। द क्वेश्चन इन चल्लापल्ली शुगर्स लिमिटेड केस, जो चल्लापल्ली शुगर लिमिटेड का केस था उसमें जो सवाल था वो डेप्रिसिएशन के कंप्यूटेशन के बारे में था और डेवलपमेंट रिबेट के कंप्यूटेशन के बारे में था। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए और डेवलपमेंट रिबेट को कैलकुलेट करने के लिए ये जरूरी था कि एक्चुअल कॉस्ट निकाली जाए प्लांट या मशीनरी की जो कि कंपनी ने परचेज किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया था, दिस कोर्ट हेल्ड कि कॉस्ट इज अ वर्ड ऑफ वाइडर कॉनोटेशन देन प्राइस। कॉस्ट शब्द का जो अर्थ है वो काफी विस्तृत है प्राइस के मुकाबले में। और देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ ए मशीनरी एंड इट्स कॉस्ट। किसी मशीनरी की प्राइस में और उस मशीनरी की कॉस्ट में फर्क होता है, क्योंकि कॉस्ट में वो सब चीजें जुड़ेंगी जो उस मशीनरी को तैयार करने के लिए लगी है, और मशीनरी की प्राइस वही है जो केवल मशीनरी के लिए दिया गया है प्राइस, जो उसकी ढुलाई के लिए या मंगाने में ट्रांसपोर्ट पे जो खर्चा हो रहा है वो उसके अलावा हो रहा है। दिस कोर्ट thereafter pointed out that the expression actual cost has not been defined in the act। और इस कोर्ट ने चल्लापल्ली शुगर में फिर पॉइंट आउट किया था कि एक्चुअल कॉस्ट शब्द को इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, एंड इट वाज देयरफॉर नेसेसरी टू फाइंड आउट द कमर्शियल सेंस ऑफ द फ्रेज। और इसलिए एक्चुअल कॉस्ट फ्रेज का जो वाणिज्यिक अर्थ है वो निकालना जरूरी था। चूंकि एक्चुअल कॉस्ट शब्द जो है डिफाइन नहीं किया गया था, इसलिए इसको कमर्शियल सेंस में या वाणिज्यिक सेंस में समझना जरूरी था, जिससे कि कोई भी कमर्शियल मैन उसको मिसअंडरस्टैंड ना करे। फॉर दिस पर्पज ये जरूरी था कि हम पता लगा लें कि एक्चुअल कॉस्ट शब्द का यानी अबव एक्सप्रेशन का जो कॉनोटेशन है, कहने मतलब कि एक्चुअल कॉस्ट शब्द का जो मीनिंग है वो हम पता लगा लें इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्मल रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के जो सामान्य नियम है उनके हिसाब से पता लगा लें, प्रिवेलिंग इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कॉमर्स और इंडस्ट्री में प्रिवेल कर रहे हैं। The accepted accountancy rule for determining the cost of fixed assets is, जो स्वीकृत अकाउंटेंसी का रूल है ये डिटरमिन करने के लिए कि फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट क्या है, वो स्वीकृत रूल ये है कि हम वो सारे एक्सपेंडिचर इंक्लूड करते हैं जिनकी ज़रूरत होती है उस एसेट को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए
और उनको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। ये अकाउंटेंसी का रूल है कि एसेट को वर्किंग कंडीशन और एसेट को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो जो खर्चे होते हैं वो सभी खर्चे उसके एक्चुअल कॉस्ट में जुड़ेंगे। और अगर कोई पैसा बोरो किया जाता है एक नई जो स्टार्ट होती कंपनी उसके द्वारा, जो कि एक प्लांट इरेक्ट कर रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो वो इंटरेस्ट इनकर करेगी प्रोडक्शन के शुरू होने से पहले ऐसे बोरोड मनी पे, और उसको कैपिटलाइज कर लेगी, और कैपिटलाइज करके उसको फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में वो जुड़ जाएगा। अब कोर्ट ने कंपनी एक्ट के भी प्रोविजंस को ध्यान दिया था और ये ऑब्जर्व किया था कि ये जो क्लॉज है दैट्स ऑफ दैट सेक्शन प्रोवाइड्स दैट इन केस इंटरेस्ट इज पेड ऑन शेयर कैपिटल, कि अगर जो शेयर कैपिटल इशू किया जा रहा है उसमें इंटरेस्ट पे किया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग मनी टू डिफरे द एक्सपेंसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एनी वर्क और बिल्डिंग, in case interest is paid on share capital issued for the purpose of raising money, शेयर कैपिटल इसलिए इशू किया गया जिससे कि पैसा रेज किया जा सके, यानी शेयर कैपिटल का इशू इसलिए लाया गया जिससे पैसा रेज किया जा सके उन खर्चों को करने के लिए जिससे कि कोई भी कंस्ट्रक्ट की जा रही बिल्डिंग या वर्क या कोई प्लांट को का प्रोविजन किया जा रहा है इमरजेंसी सिचुएशन में या कंटीजेंसी में जो सेक्शन में मेंशन्ड है। तो द सम सो पेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट में बी चार्ज टू कैपिटल, तो ऐसा राशि जो कि इंटरेस्ट के रूप में पे की जा रही है वो राशि कैपिटल अकाउंट में चार्ज की जा सकती है एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क और बिल्डिंग और द प्रोविजन ऑफ द प्लांट, कि जो प्लांट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए वो राशि चार्ज की जा सकती है, यानी उसको कैपिटलाइज किया जा सकता है। और ये जो ऊपर दिया गया प्रोविजन है दस गिव्स स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलाइजिंग, और इसके द्वारा लॉ के द्वारा एक रिकॉग्निशन मिल गया है इस सिद्धांत को कि उस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज किया जाना चाहिए अगर वो इंटरेस्ट इसलिए पे किया गया है कि मनी को रेज करना था उन खर्चों को करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन के को करने के काम में आएंगे, किसी भी वर्क या बिल्डिंग के या कोई प्लांट को बनाने के काम में आएंगे जो सेक्शन में मेंशन्ड है। इवन दो सच मनी कॉन्स्टिट्यूट शेयर कैपिटल, भले ही वो पैसा जो है वो शेयर कैपिटल हो जिसको लगाया गया है। द सेम प्रिंसिपल और वही सिद्धांत इन आवर ओपिनियन शुड होल्ड गुड इफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन मनी नॉट रेज बाय वे ऑफ शेयर कैपिटल, वही सिद्धांत सही होना चाहिए अगर इंटरेस्ट इसलिए पे किया गया है ऑन मनी विच इज नॉट रेज बाय वे ऑफ शेयर कैपिटल बट टेकन ऑन लोन, शेयर कैपिटल की जगह लोन पे पैसा अगर लिया गया है, क्योंकि शेयर कैपिटल के लिए तो यहाँ पे कैपिटलाइज करने का सिद्धांत को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल चुका है कंपनीज लॉ के तहत। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ के द्वारा, वही सिद्धांत लागू होगा अगर पैसा लोन पे लिया जाता है और शेयर कैपिटल के रूप में नहीं लिया जाता है। इसलिए चूंकि हमको वर्क या बिल्डिंग करनी है, जो प्लांट का कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए, द रीजन इंडीड वुड बी स्ट्रॉन्गर इन केस सच इंटरेस्ट इज पेड ऑन मनी टेकन ऑन लोन फॉर मीटिंग द अबव एक्सपेंसेस, और वाकई में ये रीजन और भी स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट पे किया जा रहा है ऊपर दिए गए एक्सपेंसेस के लिए, यानी कि प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो भी कैपिटलाइज करना होगा। इस कोर्ट ने यह भी रिलाय किया था एक इंग्लिश केस पर जो कि हिंद वर्सेस ब्यूनस एयर्स ग्रैंड नेशनल ट्रामवे कंपनी लिमिटेड 1906 का केस था। इसको हिंस केस बोलते हैं, और हिंस केस में कैपिटलाइजेशन के मामले पे बोलते हुए, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट के मामले में जो लोन पे दिया जाता है, और लोन अगर लिया गया टू इंस्टॉल द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन फॉर ट्रैम लाइंस, तो जज वारिंगटन ने उसमें लिखा था कि नाउ
व्हाट इज इट दैट द कंपनी आर रियली प्रपोजिंग टू डू? और ये बात इंपॉर्टेंट है कि कंपनी क्या करना चाह रही है, क्या प्रस्तावित कर रही है। वो एक कैपिटल एसेट क्रिएट कर रही है बाय मीन्स ऑफ विच दे विल हियर आफ्टर अर्न और दे होप टू अर्न प्रॉफिट्स। जिस कैपिटल एसेट के माध्यम से वो कमाएंगे प्रॉफिट्स, या वो आशा करते हैं कि वो प्रॉफिट्स कमाएंगे। वो सिंपली, दे आर नॉट सिंपली एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्टर्स टू फाइंड द मनी एंड डू द वर्क। वो कॉन्ट्रैक्टर्स को केवल इसलिए एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं कि वो केवल कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं एम्प्लॉय कर दे रहे कि पैसा ढूंढो और काम करके दे दो। पैसा ढूंढने का काम कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं दे रखा उन्होंने, काम करने का काम कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रखा है। वो पैसा ढूंढने का काम खुद कर रहे हैं। दे आर फाइंडिंग द मनी देमसेल्व्स एंड दे फाइंड द मनी बाय बोरोइंग इट। और पैसा वो ढूंढते हैं या प्राप्त करते हैं उसको बोरो करके। कितना लगेगा पैसा 1 माइल की लाइन को बनाने में इन परिस्थितियों में, under these circumstances, what is that they expend in constructing each mile of line? कितना वो खर्चा करेंगे हर मील लाइन लगाने में? Taking the amount of the borrowed money expended on that line to be pounds 10,000. मान लीजिए कि उनको जो पैसा बोरो किया उन्होंने वो 10,000 पाउंड था, जो कि कंपनी का एस्टिमेट था कि इतना लगेगा। जो पैसा बोरो किया गया उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो 10,000 पाउंड था। अब उस पर उनको इंटरेस्ट देना है 10,000 पाउंड पे कंस्ट्रक्शन के पीरियड के दौरान। और जज ये कहते हैं कि इन हिज ओपिनियन, माय ओपिनियन, दैट द एसेट व्हिच दे आर सो कंस्ट्रक्टिंग कॉस्ट देम नॉट ओनली पाउंड 10,000, यानी जो एसेट वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ना केवल 10,000 पाउंड ही है, बल्कि 10,000 पाउंड प्लस जो इंटरेस्ट वो दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन के पीरियड का, वो भी उसमें साथ में जुड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट दे आर आउट ऑफ पॉकेट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट माइल ऑफ लाइन। और उतना ही खर्चा वो अपने पॉकेट से करेंगे। Now it seems to me that the company are entitled, I do not say that they are bound to do it, if they think fit to charge in their accounts as the cost of that mile of line, not only pound 10,000 but the pound 10,000 and interest. अब इसलिए वो उस लाइन ऑफ माइल के लिए जो कॉस्ट डालेंगे अपने अकाउंट्स में वो 10,000 प्लस इंटरेस्ट होगा। In other words, it was held that the cost of construction will be the amount actually spent and also the interest payable. इसका मतलब उन्होंने ये होल्ड किया 1906 में कि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें अमाउंट एक्चुअली स्पेंड भी आता है और जो इंटरेस्ट पेएबल है वो भी शामिल होता है। जो जजमेंट है चल्लापल्ली के केस में ये दिखा रहा है कि कोर्ट वॉज नॉट इन एनी वे डिपार्टिंग फ्रॉम लीगल प्रिंसिपल्स। कि कोर्ट जो है वो लीगल सिद्धांतों से दूर नहीं जा रहा था, बिकॉज ऑफ एनी ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इसलिए नहीं जा रहा था कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कोई एक्सप्रेस कर दिया था ओपिनियन और उसको मान के कोर्ट ने जो है अपने जजमेंट चल्लापल्ली केस में चेंज कर दिया था। फिर कोर्ट ने लीगल प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं किया था। जो फ्रेज है एक्चुअल कॉस्ट वो एक्ट में डिफाइंड नहीं है और इसलिए उसको समझा जाना जरूरी था कमर्शियल लैंग्वेज में, कमर्शियल पार्लेंस में, यानी कमर्शियल लैंग्वेज में। तो ये पता लगाने के लिए कि नॉर्मल रूल ऑफ अकाउंटेंसी क्या है जो प्रिवेल कर रहा है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सर्कल्स में, इसको नोट किया गया। अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अनुसार एक्चुअल कॉस्ट में वो भी शामिल होगा इंटरेस्ट जो बोरोड मनी पे पे किया गया है एसेट के परचेज के लिए। तो जस्टिस खन्ना वहां नहीं रुके जो चल्लापल्ली केस में जिन्होंने ऑर्डर किया था। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि प्रिंसिपल जो है कैपिटलाइजिंग ऑफ इंटरेस्ट का प्रिंसिपल वो तो कंपनीज एक्ट में ही है। उसके लिए हमको अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स को देखने की जरूरत नहीं है। इट वॉज टू बी फाउंड इन सेक्शन 208 ऑफ द कंपनीज एक्ट इटसेल्फ। और वो जो प्रिंसिपल था वो इंग्लिश कोर्ट्स के व्यू से भी कंसिस्टेंट था, उससे भी उसके मेल खा रहा था। लेकिन ये तो जो केस है हमारे सामने, यानी कि जो ट्यूटरिक क्लोरीन एल्कली केमिकल्स वाला केस है, ये बिल्कुल एक फर्क केस है।
इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट उस बॉम्बे हाई कोर्ट के केस से। Whether a particular receipt is of nature of income and falls within the charge of Section 4 of the IT Act is a question of law. यदि कोई इनकम की प्राप्ति जो है वो इस नेचर की है कि उसको सेक्शन चार्ज में चार्जेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है, which has to be decided by the court on the basis of the provisions of the act, और जिसका डिसीजन एक्ट के प्रोविजन से होगा। और जो इनकम टर्म का जो इंटरप्रिटेशन है उससे होगा, जो कि कई हाई कोर्ट्स और प्राइवेट काउंसिल वगैरह ने दिया है और इस कोर्ट ने दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हमको टर्म इनकम का डेफिनेशन समझना है या उसका इंटरप्रिटेशन समझना है जो कि कोर्ट्स ने दिया है, और इस एक्ट के प्रोविजंस को देखना है। उसके बाद ये तय कर देना है कि अगर कोई रिसीट है तो उसको सेक्शन 4 के तहत चार्जेबल होगा कि नहीं, और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करना है। इट इज वेल सेटल्ड दैट इनकम अट्रैक्ट्स टैक्स एज सून एज इट अक्रूज, और ये बात बड़े अच्छे ढंग से सेटल की जा चुकी है कि जैसे जैसे इनकम अक्रू करती है वैसे वैसे वो टैक्स को आकर्षित करती है। द एप्लीकेशन और डेस्टिनेशन ऑफ इनकम हैज नथिंग टू डू विद एक्रूअल और टैक्सेबिलिटी। उस पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा या उस पैसे का डेस्टिनेशन क्या है, कहां जा रहा है वो कमाने के बाद, उसका टैक्सेबिलिटी या अक्रूवल से मतलब नहीं। ये भी वेल सेटल्ड है कि जो इंटरेस्ट इनकम है वो हमेशा रेवेन्यू नेचर की होती है जब तक कि वो डैमेजेस या कॉम्पेंसेशन देने के लिए इस्तेमाल ना की। यानी इंटरेस्ट अगर डैमेजेस और कॉम्पेंसेशन के लिए देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो कैपिटल नेचर का होगा, और नहीं तो वो रेवेन्यू नेचर का ही होगा इंटरेस्ट इनकम। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस प्रेमाइसिस पर हम इस व्यू के हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ने सही डिसीजन दिया था और मुंबई हाई कोर्ट का डिसीजन गलत था। और हम इस व्यू के हैं, उन्होंने कहा कि ट्राइब्यूनल ने सही डिसीजन दिया है इस केस में। तो जो क्वेश्चन रेफर किया गया था वो दो पार्ट में था। पहला क्वेश्चन को हाँ में आंसर दे दिया गया और दूसरा जो क्वेश्चन है उसको ना में आंसर दे दिया गया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ये केस खत्म हो जाता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। अब हम चलते हैं अगले केस की ओर, और शायद आपको सबको ये दिखाई पड़ रहा होगा। ये केस है जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सहेली लीजिंग एंड इंडस्ट्रीज, और इस डिसीजन को दिया गया था 7 मई 2010। ये दो जजेस की बेंच थी, दीपक वर्मा एंड ऑनरेबल दीपक वर्मा एंड ऑनरेबल बीएस चौहान। जॉइंट कमिश्नर जेसीआईटी सूरत वर्सेस सहेली लीजिंग। एसएलपी 2007 की थी, 2010 में इसको डिसाइड किया गया। और ये जजमेंट को लिखने वाले हैं जस्टिस दीपक वर्मा। और यहाँ पे पैरा 3 से शुरू हो रहा है इसका डिस्कशन। ऑन ए फर्स्ट फ्लश, यानी सबसे पहले, प्रथम दृष्टया, सबसे पहले देखने पे, केवल पेरूजल करने पे इम्प्यूग्ड ऑर्डर के, जो कि पास किया गया है अपील में, जिसको 2006 में डिसाइड किया गया था बाय द हाई कोर्ट, हमने सोचा कि हम इस मैटर को रिमांड कर देंगे फ्रेश डिसीजन के लिए मेरिट्स पे, इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लेकिन जब हमने और गहराई से इसको स्टडी किया और बड़े ध्यानपूर्वक इसको स्क्रूटनाइज किया, तो हमने ये पाया कि इसको रेमिट करने के बजाय इस केस को जस्ट और प्रॉपर तो ये होगा कि हम इसको मेरिट्स पे खुद ही डिसाइड कर दें, जिससे एक लीगल कंट्रोवर्सी जो है वो रेस्ट पे आ जाएगी, जो कि इस अपील में इन्वॉल्व है। It is further so that the division bench in the impugned order has decided the question of law as projected before it in the appeal, preferred under section 260A, in a most casual manner. और भी इसलिए हम
इसको अपने आप डिसाइड करना चाहते हैं, क्योंकि जो डिवीजन बेंच है हाई कोर्ट की, उसने बहुत ही कैजुअल तरीके से इस ऑर्डर को डिसाइड किया है, इस मैटर को डिसाइड किया है। द ऑर्डर इज नॉट ओनली क्रिप्टिक। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है ना ही वो केवल क्रिप्टिक है, मतलब वो बहुत ही छोटा है और जिससे उसका मीनिंग भी ठीक से डिसाइफर नहीं हो रहा है, बट डज नॉट इवन रिमोटली डील विद द आर्ग्यूमेंट्स, और वो दूर से भी उन आर्ग्यूमेंट से डील नहीं करता प्रोजेक्टेड बाय द रेवेन्यू बिफोर इट, जिनको कि रेवेन्यू ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी उनके सामने, उन आर्ग्यूमेंट से वो डील ही नहीं करता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इस कोर्ट ने समय समय पर कोर्टों को ये याद दिलाया है, इट हैज रिमाइंडेड द कोर्ट्स जो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि किस तरह से उनको जजमेंट ऑर्डर लिखने चाहिए, द मैनर इन विच द जजमेंट ऑर्डर आर टू बी रिटन। लेकिन ये बात बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि उन गाइडलाइंस को जो इशू किए गए थे समय समय उनको एडहेयर नहीं किया जा रहा, उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा, उनसे जुड़े नहीं रहा जा रहा। और उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है पैरा 5 में कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बात सच है कि कम लिखना एक आर्ट होता है, ब्रेविटी इज एन आर्ट, लेकिन कम बोलना या कम लिखना बिना क्लैरिटी के, ब्रेविटी विदाउट क्लैरिटी इज लाइकली टू एंटर इनटू द रेल्म ऑफ एब्सर्डिटी। उससे जो है अगर ब्रेविटी होगी लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी तो एब्सर्डिटी में चला जाएगा। एब्सर्डिटी मतलब म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टिंग बात आप कहते रहेंगे, ना समझ में आने वाली बात हो जाएगी, जो कि इम्परमिसिबल है, जो परमिसिबल नहीं है। तो जैसे कहा जाता है ना कम लिखो, तो कम इतना भी नहीं कि क्लैरिटी खत्म हो जाए। ब्रेविटी आर्ट हो सकता है, ब्रेविटी आर्ट इसीलिए है क्योंकि उसको जब आप कम लिखेंगे तो कई चीज छूट जाने का चांस होगा, तो कई चीज छूटे भी ना और कम भी लिखा जाए वो ठीक है, लेकिन क्लैरिटी खत्म हो जाएगा तो एब्सर्डिटी हो जाती है। दिस इज व्हाट हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर, और यही बात इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर में जो कि हाई कोर्ट ने पास किया था। इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसके खिलाफ अपील फाइल की गई है। We therefore, before proceeding to decide the civil appeals या फिर SLP वगैरह डिसाइड करने से पहले मेरिट्स पे, एक बार हम उन गाइडलाइंस को फिर से रीट्रेट करना चाहेंगे, यानी फिर से कहना चाहेंगे उन कोर्ट्स के लिए जो कि जब वो राइट ऑर्डर या जजमेंट लिख रहे होते हैं कि उनको फॉलो करें। तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे रहा है दूसरे कोर्ट्स को कि जजमेंट ऑर्डर लिखते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो इसलिए ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हुई। और जो भी गाइडलाइन यहाँ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे रहा है ये ऑब्वियसली एक असेसिंग ऑफिसर के लिए भी लागू होती है, जिसके पास भी कोई भी जुडिशियल कार्य है। जैसे कहा गया कि ऑल द कोर्ट्स परफॉर्मिंग द जुडिशियल फंक्शंस, जुडिशियल फंक्शन चूंकि एक असेसिंग ऑफिसर भी कर रहा है, CIT अपील भी कर रहे हैं, ITAT भी कर रहे हैं, इन सब पे हाई कोर्ट भी कर रहे हैं, सब पे ये गाइडलाइन लागू होती है कि ऑर्डर या जजमेंट लिखते वक्त किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। दीज गाइडलाइंस आर ओनली इलस्ट्रेटिव इन नेचर, ये गाइडलाइंस केवल इसलिए कि इस पे रोशनी डाली जा रही है, और ये एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि ये एक संपूर्ण गाइडलाइन नहीं है, इसके अलावा भी गाइडलाइन हो सकती है। एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी सारी गाइडलाइंस को एग्जॉस्ट नहीं कर रहा, खत्म नहीं कर रहा, लेकिन इलस्ट्रेटिव है एंड कैन फर्दर बी इलेबोरेटेड, और इन गाइडलाइंस को और भी विस्तृत किया जा सकता है जैसी जैसी जरूरत होगी और आवश्यकता होगी किसी भी गिवन केस में। इट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड, सबसे पहली गाइडलाइन है, ये बात हमेशा माइंड में रखना चाहिए, that nothing should be written in the judgment which may not be germane to the facts of the case. कोई भी ऐसी बात जजमेंट में ना लिखी जाए जो केस के तथ्यों के लिए रेलेवेंट ना हो, सुसंगत ना हो, उसके लिए जर्मेन ना हो। It should have a correlation with the applicable law.
और जो भी बात कही जा रही है उसका रिलेशन जो लॉ अप्लाई होती है उससे भी होना चाहिए, और जो फैक्ट्स हैं केस के उससे भी उसका रिलेशन होना चाहिए। कोई अनाप शनाप बेमतलब की बात, बिना संगत वाली बात नहीं लिखना चाहिए। द रेशियो डिसाइडेंडी शुड बी क्लियरली स्पेल्ड आउट फ्रॉम द जजमेंट और द ऑर्डर। उस जजमेंट ऑर्डर से निर्णय क्या है, रेशियो जिसको कहते हैं शॉर्ट में, जो निर्णय है, जो डिसीजन है, वो आराम से, आसानी से, साफ तौर पे स्पेल। और बी पॉइंट ये है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने के बाद इट इज नेसेसरी टू गो थ्रू द सेम। ये जरूरी है कि उसको पढ़ा जाए ठीक से, टू फाइंड आउट इफ एनीथिंग एसेंशियल टू बी मेंशन्ड एज एस्केप डिस्कशन। ये पता लगाने के लिए कि यदि कोई बहुत जरूरी चीज है मेंशन करने वाली, क्या वो डिस्कशन से एस्केप कर गई है। और सी पॉइंट में कहा गया है कि जो द अल्टीमेट फिनिश जजमेंट शुड हैव सस्टेन्ड क्रोनोलॉजी। जो आखिरकार जो जजमेंट फिनिश होता है, तो फिनिश्ड जो जजमेंट है उसमें जो क्रोनोलॉजी यानी जो समय के अनुसार चीजों को रखा गया है वो प्रॉपर ढंग से समय के अनुसार रखा गया होना चाहिए। रिगार्ड बीइंग हैड टू द कॉन्सेप्ट दैट इट हैज रीडेबल कंटिन्यूड इंटरेस्ट। और इस अवधारणा को भी साथ में ध्यान रखना जरूरी है कि रीडर का इंटरेस्ट बना रहे, पढ़ने वाले का दिलचस्पी बनी रहे, एंड वन डज नॉट फील लाइक पार्टिंग और लीविंग इट इन द मिडवे। और किसी का ये मन न करे कि इससे अलग हो जाएं या बीच में इसको छोड़ दें। अगर क्रोनोलॉजी सही मेंटेन होगी और ठीक से लिखा गया होगा तो जो पढ़ने वाला है वो एक चीज पढ़ेगा तो वो सोचता है कि अब इसके आगे क्या हुआ ये भी पढ़ूं। अगर क्रोनोलॉजी नहीं होगी, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है, तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और उससे अलग होने की कोशिश करेगा। टू इलैबोरेट और इसको एक्सप्लेन किया जाए तो इट शुड हैव अ फ्लो। जो भी लिखा जा रहा है उसमें फ्लो होना चाहिए और एक परफेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होने चाहिए। इवेंट्स का सीक्वेंस परफेक्ट होना चाहिए। एक से दूसरा इवेंट आ रहा है, दूसरे से तीसरा आ रहा है, विच वुड कंटिन्यू टू जनरेट इंटरेस्ट इन द रीडर, जो कि पढ़ने वाले में इंटरेस्ट जनरेट करेगा। अब देखिए, जजमेंट के बारे में, ऑर्डर के बारे में कहा जा रहा है कि रीडर के लिए इंटरेस्ट जनरेट करने वाला ऑर्डर होना चाहिए, और ये गाइडलाइन है। और डी में कहा गया कि अप्रोप्रिएट केयर शुड बी टेकन नॉट टू लोड इट विद ऑल द लीगल नॉलेज। उपयुक्त ध्यान इस बात का रखा जाना चाहिए कि उसको सारी लीगल नॉलेज से लोड न कर दिया जाए ऑन द सब्जेक्ट, एज citation of too many judgments creates more confusion rather than clarity। बहुत सारे जजमेंट्स को साइट करना, एग्जाम्पल के रूप में देने से कंफ्यूजन ज्यादा होता है बजाय इसके कि क्लैरिटी आए। द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज दैट द लीडिंग जजमेंट शुड बी मेंशन। सबसे प्रमुख रिक्वायरमेंट यह है कि जो सबसे अग्रणीय जजमेंट है, लीडिंग जजमेंट्स हैं, उनको मेंशन किया जाना चाहिए। And the evolution that has taken place ever since the same were pronounced। और जब से वो जजमेंट पास हुई है तब से, उसके बाद से लॉ कैसे इवॉल्व हुई है, या जूरिस्प्रूडेंस या जजमेंट्स कैसे इवॉल्व हुए हैं उस समय से जब वो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ था, और बाद में लेटेस्ट जजमेंट जो हाल का जजमेंट है वो लिखना चाहिए, जिसमें कि सारे वो पहले वाले जजमेंट भी जो कंसिडर किए गए हैं वो मेंशन्ड हो, वो लेटेस्ट जजमेंट भी मेंशन किया जाना चाहिए। और उसके अलावा कहा गया कि व्हाइल राइटिंग द जजमेंट साइकोलॉजी ऑफ द रीडर इज आल्सो टू बी बोर्न इन माइंड। जजमेंट को लिखते वक्त पढ़ने वाले की साइकोलॉजी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। फॉर द परसेप्शन ऑन दैट स्कोर इज इंपेरेटिव, क्योंकि उस मामले में जो दूरदृष्टि है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि रीडर का माइंड कैसे वर्क करेगा, उसको उसका इंटरेस्ट कैसे रहेगा उसमें, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी जजमेंट को लिखते वक्त। और पॉइंट नंबर ये, लैंग्वेज शुड नॉट बी रेटोरिक एंड शुड नॉट रिफ्लेक्ट अ कंट्राइव्ड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑथर। लैंग्वेज जो यूज की जा रही है वो केवल दिखावे के लिए या बनावटी टाइप की नहीं होनी चाहिए,
और ऐसा भी नहीं होना चाहिए साथ साथ कि बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है एफर्ट की ऑथर जो लिख रहा है उसके द्वारा, मतलब स्मूथ फ्लो में हो, लेकिन रेटोरिक ना हो, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना कोई बात को, या बहुत ज़्यादा डेकोरेशन से कहने की कोशिश भी नहीं करना। आफ्टर आर्ग्यूमेंट्स आर कंक्लूडेड, जब आर्ग्यूमेंट्स लिख दिए जाएं, जब आर्ग्यूमेंट्स केस में कंक्लूड हो जाएं, खत्म हो जाएं, तो कोशिश ये होनी चाहिए, द एंडेवर शुड बी मेड टू प्रोनाउंस द जजमेंट एट द अर्लीस्ट, कि जजमेंट को अर्लीस्ट प्रोनाउंस कर दिया जाए, एंड इन एनी केस नॉट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months, और किसी भी तरह से 3 महीने के बाद नहीं किया जाए। कीपिंग इट पेंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम सेंड्स अ रॉन्ग सिग्नल टू द लिटिगेंट्स ऑफ द सोसाइटी। इसको बहुत समय तक पेंडिंग रखने से जो लिटिगेंट्स यानी जो लिटिगेशन कर रहे हैं, जो कोर्ट में आए हुए हैं, जिन्होंने केस फाइल किया है, और जो सोसाइटी है, उसके लिए गलत सिग्नल जाता है लंबे समय तक पेंडिंग रखने से। और इसमें बहरहाल ये भी बात शामिल है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल पास ही ना किया जाए उसको, जैसा कि आजकल कभी कभी होता है। और जी है कि इट शुड बी अवॉइडेड टू गिव इंस्टेंसेस, और ये कोशिश होना चाहिए कि एग्जाम्पल ना दिए जाए, एग्जाम्पल देने की कोशिश नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसे एग्जाम्पल जिससे कि पब्लिक एजिटेशन हो सकता है, या पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए एजिटेशन हो सकता है। नथिंग शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम विच में हर्ट द फीलिंग्स और इमोशंस। कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए जो कि इमोशंस को हर्ट या फीलिंग्स को हर्ट करे किसी भी इंडिविजुअल या किसी सोसाइटी के लिए। तो ये गाइडलाइंस सबसे पहले कोर्ट ने दिया, और उसके बाद वो लिखते हैं कि अफोरसेड आर सम ऑफ द गाइडलाइंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग जजमेंट्स। इनफैक्ट वी आर ओनली रीटरेटिंग, हम केवल दोबारा कह रहे हैं जो ऑलरेडी पहले कहा जा चुका है। उसके बाद वो कहते हैं कि अफोरसेड बैकग्राउंड हैज बीन गिवन आफ्टर गोइंग थ्रू द इम्प्यूग्ड जजमेंट। वो कह रहे हैं कि हमने ये बैकग्राउंड इसलिए दिया क्योंकि हमने हाई कोर्ट के जजमेंट को देखा। जो निम्नलिखित क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये फॉर्मुलेट किया गया था आंसर करने के लिए। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था जिसको कि ये सुप्रीम कोर्ट अब डिसाइड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि परिस्थितियों और तथ्यों के मध्य में और लॉ को ध्यान में रखते हुए क्या आईटीएटी को ये राइट है, नहीं, क्या आईटीएटी सही था इस निर्णय पे पहुंचने में या इस निष्कर्ष पे पहुंचने में कि जहां पर भी असेस्ड इनकम एक लॉस है, पेनल्टी वहां पे लगाई नहीं जा सकती है 271(1)(c) सेक्शन के तहत। जहां पर भी लॉस हो रहा है एसएससी को, पेनल्टी वहां पे, जहां असेस्ड इनकम लॉस में आ रही है, वहां पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, भले ही एक्सप्लेनेशन 4A ऐड कर दिया गया इनकम टैक्स एक्ट में with effect from 1476, and subsequently further clause A was replaced by another clause, और clause A जो था वो एक और clause के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था, clause A के द्वारा, जो कि क्लैरिफिकेटरी नेचर का है, जिससे कि क्लैरिफिकेशन दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2003। यानी पहले 1476 से एक्सप्लेनेशन 4A लाया गया है, और उसके बाद क्लैरिफिकेटरी क्लॉज भी लाया गया 1/4/2003 से। क्या उसके बावजूद भी इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल सही था इस निर्णय में पहुंचने के लिए कि अगर असेस्ड